हेलो फ्रेंड्स। आज हम पूंजी खाते वाला जो कल का प्रश्न छूटा था उसके बारे में पढ़ेंगे। वो प्रश्न था कि अगर पूंजी खाते को पूर्ण परिवर्तनशील कर दिया जाए तो इसका क्या असर पड़ेगा, है ना। ये था कि पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनशीलता उदारीकरण का विस्तार करने में सहायक तो होगी, परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती। विवेचना कीजिए। आपको पता होगा कि एस एस तारापोरे जो समिति आई थी, कौन सी समिति आई थी? एस एस तारापोरे, लिख देता हूँ। उसने क्या बोला था? उसने रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता को, मतलब चालू खाता, जो दो खाते होते हैं ना, पूंजी खाता होता है एक और एक होता है चालू खाता, है ना, करंट अकाउंट। तो चालू खाता पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू कर दी थी, परंतु पूंजी खाते पर नहीं की। क्यों नहीं की थी? क्योंकि इसमें परिसंपत्तियों का मतलब वो होता है, इसमें सौदेबाजी होती है ना। देश के स्तर पर, बड़े स्तर पर इसमें संपत्तियों का आदान प्रदान होता है। तो भारत अभी एक देखो विकासशील देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था मतलब मजबूत तो है, लेकिन इतनी अभी तैयार नहीं है कि यहाँ पे मतलब पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता कर दी जाए, है ना। ये हालांकि उदारीकरण में सहायक होगी, परंतु फिर भी जो वर्तमान स्थितियां हैं वो इसकी अनुमति नहीं देती कि पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू किया जाए। जबकि एस एस तारापुर समिति का गठन किया गया था, तो उसने भी यही सलाह दी है ना। कौन सी समिति का गठन हुआ था? एस एस तारापोरे समिति का गठन हुआ था। तो उन्होंने भी इस समिति ने भी यही सलाह दी थी कि अभी जो भारत की वर्तमान स्थिति है, इस आधार पर पूंजी की पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे की चीजों को देखते हैं। ठीक है, रुपए की परिवर्तनीयता, इसमें आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, रुपए की परिवर्तनीयता, है ना। पहले रुपए की परिवर्तनीयता क्या होती है? घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा में बाजार मूल्य पर स्वतंत्र परिवर्तन, है ना। घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा में बाजार मूल्य पर स्वतंत्र परिवर्तन मुद्रा की परिवर्तनीयता कहलाता है। अर्थात बाजार आधारित विनिमय दर के आधार पर विदेशी मुद्रा के विनिमय की स्वतंत्रता को मुद्रा की परिवर्तनीयता कहते हैं। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का तात्पर्य चालू खाता और पूंजी खाता के सभी व्यवहारों के लिए विदेशी विनिमय की स्वतंत्रता है। वर्तमान में भारत में चालू खाता में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है, जबकि पूंजी खाते में आंशिक परिवर्तनीयता है ना। जो पूंजी खाता है उसमें क्या है? आंशिक परिवर्तनीयता है। परिवर्तनीयता के द्वारा आयातक एवं निर्यातक को विनिमय दर का लाभ प्राप्त हो पाता है, अर्थात वो अपने व्यापार से संबंधित भविष्य के जोखिम की गणना करने में सक्षम होता है। भारत में 1991 में गठित सी रंगराजन समिति, है ना, 1991 में गठित सी रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर चालू खाते में आंशिक परिवर्तन की शुरुआत की गई, है ना। तो मतलब आप देखेंगे कि सबसे पहले सी रंगराजन समिति ने जो समिति गठित हुई थी 1991 में, चालू खाते में आंशिक परिवर्तनीयता की बात कही थी। आगे क्या होता है? 1993 में फिर क्या होता है? व्यापार खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता लागू कर दी जाती है ना। जिससे क्या लाभ हुए? निर्यात में वृद्धि हुई, आयात निर्यात में प्रशासनिक निकायों के हस्तक्षेप में कमी आई, है ना। आयात निर्यात में प्रशासनिक निकायों के हस्तक्षेप में कमी आई। केड में वृद्धि हुई, है ना। केड में वृद्धि नहीं, केड में नियंत्रण हुआ, है ना। करंट अकाउंट डिफिसिट में क्या हुआ? नियंत्रण हुआ। आपको पता होगा कि एलपीजी क्यों लाया गया था? क्योंकि भारत का जो है जो केड काफी बढ़ गया था, करंट अकाउंट डेफिसिट काफी बढ़ गया था, इसलिए, है ना, सीएडी में काफी वृद्धि हो गई थी, है ना। तो इसके समाधान के लिए और आर्थिक सुधारों को लागू करने के क्रम में एलपीजी की पॉलिसी लाई थी। कौन सी पॉलिसी? लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना। इसमें आपको पता होगा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का काफी योगदान रहा है ना। 1994 में अदृश्य खाते में भी पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू किया गया है ना।
1994 में अदृश्य खाते में भी पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू किया गया, जिससे सेवा व्यापार में भी विनिमय दर की स्वतंत्रता मिली। इस प्रकार चालू खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू हो गई, है ना। मतलब चालू खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता का आप बाजार शर्तों के आधार पर चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता लागू कर दी गई। आगे क्या होता है, 1996 में डॉक्टर एस तारापोरो, है ना, ये जो मैं बता रहा था, एस तारापोरो की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से संबंधित सुझाव देना था। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत में फेमा, है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अधिनियम लागू किया गया एवं पूंजी खाते में आंशिक परिवर्तनीयता शुरू हुई, है ना। कौन सी आंशिक परिवर्तनीयता शुरू हुई, शुरुआत हुई। आगे 2006 में पुनः एस तारापुरे की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य पूंजी खाते में परिवर्तनीयता सुधारने संबंधी सुझाव देना था। समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए तैयार नहीं है ना, तैयार नहीं। समिति के अनुसार पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू करने के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट, राजकोषीय घाटा नियंत्रित होना चाहिए तथा विदेशी विनिमय भंडार पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। मतलब अगर हम पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू करना है तो हमारी आर्थिक स्थिति और भी सुदृढ़ होनी चाहिए। अगर हम पूंजी खाते की पूर्ण पूंजी खाते में मुद्रा की जो पूर्ण परिवर्तनीयता का लागू कर देते हैं तो उसके क्या होते हैं संभावित प्रभाव, ये हम देखेंगे ना। अगर ऐसा होता है तो सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, विदेशी निवेश में वृद्धि होगी क्योंकि निवेशकों को अधिक मात्रा में घरेलू मुद्रा प्राप्त होगी। विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिसंपत्तियों के क्रय विक्रय में वृद्धि होगी। पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता भारत की तीव्र आर्थिक समृद्धि दर को इंगित करता है ना। भारत की तीव्र आर्थिक समृद्धि दर को इंगित करती है। अगर पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता लागू होती है तो इसका तात्पर्य है कि भारत विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर हो रहा है। आपको पता होगा कि हमको विकसित भारत कब तक बनाना है, विकसित भारत हमें बनाना है, पढ़ा होगा आपने, विकसित भारत @ 1947, है ना, 1947 तक हमें विकसित भारत बनाना। इसके नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे अगर पूंजी की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू होती है, विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रवाह प्रवाह त्वरित गति बढ़ जाएगी, है ना। मतलब विदेशी मुद्रा का आना जाना काफी तेज हो जाएगा, परिणाम स्वरूप विदेशी विनिमय भंडार पर दबाव बढ़ जाएगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से यह पता चलता है कि पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता अर्थव्यवस्था के जोखिम को बढ़ा सकती है, क्योंकि इससे अल्पावधि के लिए विदेशी मुद्रा का आवागमन बढ़ जाएगा, है ना। मतलब अगर आप इसे स्वतंत्र कर देते हैं पूंजी खाते को तो लेन देन काफी मात्रा में बढ़ जाएगा, है ना। भारत अभी विकासशील देश है, स्थिति सही है, परंतु फिर भी इस तरह के प्रभाव, ये जोखिम लेने की अभी जरूरत नहीं है। अब आता है विदेशी विनिमय भंडार, है ना। प्रत्येक देश को अपना विदेशी व्यापार सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए स्वयं के पास विदेशी विनिमय भंडार सुरक्षित रखना होता है ना, स्वयं के पास विदेशी विनिमय भंडार सुरक्षित रखना होता है। भारत में यह कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है। विदेशी विनिमय भंडार का तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था के पास एक निश्चित समयावधि में उपलब्ध कुल विदेशी परिसंपत्तियों की मात्रा से है। इसके अंतर्गत निम्न तथ्य या बिंदु शामिल होते हैं। क्या क्या होते हैं, गोल्ड, विदेशी परिसंपत्तियां जिसमें विभिन्न विदेशी मुद्राएं होती है, एसडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो अब हम देखेंगे एसडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स विशेष आहरण अधिकार, है ना। तो ये देखो एसडीआर आईएमएफ की मुद्रा है, पहले तो आपको पता होगा, ये आईएमएफ सदस्यों को जारी की जाने वाली मुद्रा है ना। यद्यपि ये करेंसी नोट या सिक्कों के रूप में उपलब्ध नहीं होती है, इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं ना। एसडीआर का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को पूरा करने में किया जाता है। इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तरलता को नियंत्रित करने में सहायक होती है।
है ना। पहले तो आपको याद रखना है कि IMF द्वारा होती है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, HDR। द HDR नाइदर ए करेंसी नोर ए क्लेम ऑफ IMF, है ना। कभी इस तरह का प्रश्न आता है प्री में, तो आपको ये रखना है कि HDR इज ए नाइदर ए करेंसी नोर ए क्लेम ऑफ, है ना, मतलब ये करेंसी नहीं है, सिर्फ ये क्या है, एक तरह का पेपर है। इस पे रहता है कि ये IMF के द्वारा अधिकार पत्र, IMF का अधिकार पत्र हम कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी मुद्रा का मूल्यांकन किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, अगर HDR आपके पास है तो आपके पास विदेशी पूंजी आपके अकाउंट में है, क्योंकि HDR में एक निश्चित मुद्राओं का एक मतलब औसत होता है ना। मैं बताऊंगा कितनी मुद्राएं होती है HDR में आगे। HDR में बैंक खाते के रूप में प्रविष्टियां होती है ना, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में बैंक खाते के रूप में प्रविष्टियां होती है। HDR का मूल्य इसकी बास्केट, है ना, इसकी बास्केट में उपलब्ध मुद्राओं के औसत मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में इस बास्केट में 5 मुद्राएं, है ना, जो ये बास्केट है इसमें कितनी मुद्राएं, इसमें 5 मुद्राएं। अमेरिकी डॉलर, है ना, अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, है ना, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, येन जो जापान की करेंसी है, रेनमिनबी, है ना, ये किसकी है, चीन की, है ना, रेनमिनबी चीन की है। येन कहाँ की, ये येन है जापान की। यूरो क्या है, यूरोपियन यूनियन की है ये, है ना। ब्रिटिश पाउंड ब्रिटेन की है, ठीक है। और अमेरिकन डॉलर USA की करेंसी। तो ये 5 करेंसियां इसमें HDR के बास्केट में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन जो 5 करेंसी इनका महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि HDR के बास्केट में। हाल ही में चीन की मुद्रा को HDR, मतलब जो ये रेनमिनबी है, इसे अभी मतलब कुछ वर्ष पहले ही मतलब HDR की बास्केट में शामिल किया गया है। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की मुद्रा की साख में वृद्धि होगी, है ना, चीन की जो मुद्रा साख में वृद्धि होगी, एवं वैश्विक बाजार में चीन की भागीदारी बढ़ जाएगी, है ना, वैश्विक बाजार में चीन की भागीदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि विभिन्न देश चीन की मुद्रा का सरलता से स्वीकार कर लेंगे, है ना, क्योंकि विभिन्न देश चीन की मुद्रा को सरलता से स्वीकार कर लेंगे। नेक्स्ट आता है उदारीकृत प्रबंधित विनिमय दर व्यवस्था, है ना, उदारीकृत लिबरलाइज, है ना, लिबराइज वाली उदारीकृत प्रबंधित विनिमय दर व्यवस्था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिमय दर के निर्धारण में भी उदारीकरण प्रक्रिया को अपनाया गया, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में मुद्रा की परिवर्तनीयता को लागू किया गया। परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा को प्रोत्साहन मिला और विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि हुई, ठीक। अब हम देखेंगे फेरा और फेमा, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, है ना। ये कब आया था, फेरा, फेरा 1947 में आया था, है ना, जो काफी कठोर था। अब इसमें रेगुलेशन में सुधार करते हुए सरकार ने कहा कि अब हम रेगुलेशन नहीं करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट करेंगे। सुधारों के क्रम में विदेशी मुद्रा के नियमन और संरक्षण के लिए 1947 में विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत RBI को विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1973 में फेरा अधिनियम में सजा को कठोर प्रावधान, है ना, 1973 में इसके अधिनियमों को और कठोर कर दिया गया, है ना, सजा के कठोर प्रावधानों को शामिल किया गया। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद विदेशी विनिमय की प्रक्रिया में उदारीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए फेरा के स्थान पर फेमा लागू किया गया। फेमा का मुख्य उद्देश्य विदेशी विनिमय बाजार का विकास करना, है ना, फेमा का मुख्य उद्देश्य विदेशी विनिमय बाजार का विकास करना तथा विदेशी व्यापार के लिए विदेशी विनिमय प्रक्रिया को सरल बनाना था। फेमा अधिनियम की व्यवस्था चालू खाता की पूर्ण परिवर्तनीयता के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा RBI को विदेशी विनिमय भंडार की उचित प्रबंधन का अवसर मिला। फेमा और
है ना। फेरा और फेमा में मुख्य अंतर ये है कि फेरा के तहत विदेशी विनिमय संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर सजा का प्रावधान है, जबकि ऐसी स्थिति में फेमा के अंतर्गत केवल मौद्रिक दंड का प्रावधान है। फेरा का उद्देश्य विदेशी विनिमय का संरक्षण एवं नियमन करना था, जबकि फेमा विदेशी विनिमय बाजार के विकास, है ना, विदेशी विनिमय बाजार के विकास और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी। तो फेरा और फेमा में मुख्य अंतर आपको पता चल गया। फेरा रेगुलेट करता था, जबकि फेमा को लिबरलाइज, आसान कर, मतलब फेरा को आसान करने के लिए फेमा लाया गया और उसको रेगुलेट, विदेशी विदेशी विनियमन को रेगुलेट नहीं, मैनेजमेंट करने के लिए फेमा को लाया गया। ठीक। अब आता है विदेशी व्यापार, है ना। विदेशी व्यापार की हम सबसे पहले देखेंगे अवधारणा, फिर संरचना, उसके अंतर्गत विशेषताएं देखेंगे, फिर समस्या क्या है, फिर विदेशी निवेश के अंतर्गत एफडीआई और एफपीआई को जानेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, कोस्टल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, क्षेत्रीय व्यापार समझौते क्या होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो विदेशी व्यापार का तात्पर्य विभिन्न देशों से की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात से है। अर्थात आयात निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को विदेशी व्यापार का मूल्य कहते हैं। भारतीय विदेशी व्यापार की संरचना और विशेषताएं अगर देखें तो स्वतंत्रता के बाद कुल विदेशी व्यापार के मूल्य में निरंतर वृद्धि हुई। आयात निर्यात में भी वृद्धि के कारण वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ गई। भारत के सेवा व्यापार में उदारीकरण के बाद लगातार वृद्धि हुई, परिणाम स्वरूप करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आई। विदेशी व्यापार में विदेशी व्यापार में विस्तार के कारण विदेशी विनिमय भंडार $400 बिलियन से भी अधिक हो गया है ना। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत का वर्तमान में विदेशी विनिमय भंडार कितना। भारत का जो चालू खाता घाटा जीडीपी का लगभग 1.8 है, तथा निर्यात में सार्वजनिक हिस्सेदारी इंजीनियरिंग, है ना, इंजीनियरिंग वस्तुओं की है। इसी प्रकार भारत का सर्वाधिक पीओएल का आयात किया जाता है। पीओएल का जो है आयात किया जाता है ना। ये करंट से संबंधित डाटा है, इसको आप अपडेट करके देख सकते हैं। उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में रेमिटेंस में वृद्धि हुई है ना, जो मैंने आपको बताया था कि धन संप्रेषण भारत में सबसे ज्यादा आता है, तथा वर्तमान में इस संदर्भ में भारत की रैंकिंग प्रथम स्थान पर। परंतु विदेशी व्यापार की कुछ समस्याएं भी है, जैसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन, है ना। प्रतिकूल व्यापार संतुलन क्या होता है कि भारत में जो है करंट अकाउंट डिफिसिट बना हुआ है, मतलब भारत चीन से काफी आयात करता है, बहुत सारी चीजें आयात करता है, उतनी मात्रा में भारत निर्यात करने में सक्षम अभी नहीं है। तो भारत का प्रतिकूल व्यापार संतुलन है। निर्यात में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही है। विदेशी व्यापार के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना का अभाव है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण करंट अकाउंट डेफिसिट में वृद्धि हो रही है ना, डेट बढ़ रहा है। विदेशी विनिमय भंडार का पर्याप्त मात्रा में नहीं होना, मतलब विदेशी विनिमय भी हमारे पास लगातार बढ़ता रहना चाहिए और बढ़ भी रहा है, परंतु इसे और अच्छे स्तर पर होना चाहिए। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है ना। आयात प्रतिस्थापन वो होता है कि अगर हम कोई चीज मंगा रहे हैं, अगर उसका उत्पादन हम अपने घर पे ही करने लगे, मतलब देश के अंतर्गत ही उसका उत्पादन करने लगे, तो वो आयात प्रतिस्थापित होने लगता है ना। जैसे कोई भी चीज देख लो, कोई फसल है, मान लो कोई चीज है, सेव फल मंगा रहे हैं, मान लो सेव फल मंगा रहा है विदेशों से, अगर उसका भारत में अच्छे से पर्याप्त उत्पादन होने लगेगा, तो फिर हमें सेव फल मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे हम आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उसकी निकटवर्ती वस्तु के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब उससे संबंधित चीजें अगर अच्छे से उत्पादित करेंगे तो। अर्थात ये देश के आयात को घटाने की प्रक्रिया है। परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है। आयात प्रतिस्थापन देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया है ना। तो ये हो गया आयात प्रतिस्थापन। भारत ने क्या करा था, 2015 से 2020 तक व्यापार नीति अपनाई थी, विदेश व्यापार नीति अपनाई थी, है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसकी जगह अभी कौन सी नीति चल रही है, क्योंकि ये 2015 से 20 की थी, है ना। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अभी भारत की कौन सी नीति लागू है ना।
अब इसको हम छोड़ के आगे देखेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये काफी महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहित करने, किसको? उत्पादन को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने के लिए एसीजेड है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की विचारधारा प्रस्तुत की गई। ये देश का एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां आर्थिक गतिविधियों का संचालन सामान्य आर्थिक कानूनों की बजाय विशेष आर्थिक कानूनों के द्वारा किया जाता, अर्थात इस क्षेत्र में आयात निर्यात की विभिन्न छूट प्रदान की जाती है ना। इस क्षेत्र में आयात निर्यात की विभिन्न छूट प्रदान की जाती है, इसलिए इसे ड्यूटी फ्री क्षेत्र भी कहते हैं, ड्यूटी फ्री जोन भी इसे हम कहते हैं। एसीजेड से पहले भारत में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था, परंतु उपयुक्त नीति के अभाव के कारण यह विचारधारा सफल नहीं हो पाई, है ना। परंतु उपयुक्त नीति के अभाव के कारण यह विचारधारा सफल नहीं हो। सन 2000 में पुनः निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत की गई एवं इस विचारधारा को स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से एसीजेड अधिनियम 2005 को लागू किया गया। एसीजेड अधिनियम 2005 को लागू किया गया। एसीजेड को निम्नलिखित विशेषताएं हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये एक शुल्क मुक्त क्षेत्र है, शुल्क मुक्त क्षेत्र है तथा उत्पादन की दृष्टि से कर की दर शून्य होती है ना, उत्पादन की दृष्टि से कर की दर शून्य होती है। इस क्षेत्र में विनिर्माण एवं सेवा संबंधी गतिविधियों को अनुमति दी जाती है ना। एसीजेड इकाइयों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु केंद्रीय उत्पाद शुल्क है ना से मुक्त होती है। इस क्षेत्र में आयात निर्यात की जांच में सरल नियमों को अपनाया जाता है ना, आयात निर्यात की जांच के लिए सरल नियमों को अपनाया जाता है। एसीजेड के साथ साथ भारत में तटीय क्षेत्र के माध्यम से आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से सीईजेड की शुरुआत हुई, कोस्टल इकोनॉमिक जोन, है ना। आपको एक पता होगा कि इसके संदर्भ में एक समिति आई थी, शैलेश नायक समिति, है ना, शैलेश नायक समिति। इसकी क्या रिकमेंडेशन थी आपको पता होना चाहिए, शैलेश नायक समिति, है ना। तो एसीजेड इसके अंतर्गत, शैलेश नायक सीईजेड कोस्टल इकोनॉमिक जेड, इसके अंतर्गत कोस्टल इकोनॉमिक जोन, इसके अंतर्गत भारत के तटीय क्षेत्र में आधारभूत संरचना को विकसित किया जाएगा। तटीय आर्थिक क्षेत्र को भौगोलिक स्थिति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो ईस्टर्न कोस्टल इकोनॉमिक जोन, दूसरा है वेस्टर्न कोस्टल इकोनॉमिक जोन। पूरी क्षेत्र में ईसीईजेड ईस्टर्न वाले के अंतर्गत विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर की शुरुआत की गई है, जिसका लक्ष्य क्षेत्र विस्तार में आधारभूत संरचना के विकास के माध्यम से आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना है। इससे न केवल निर्यात की लागत कम होगी बल्कि मत्स्य पालन को भी प्रोत्साहित किया जा सके। अब हम पढ़ेंगे विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब कोई देश विकासात्मक कार्यों के लिए घरेलू स्रोतों से पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाता तो इसके उपाय के रूप में विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाता है। यद्यपि विदेशी निवेश घरेलू संसाधनों का दोहन करके लाभ भी प्राप्त करता है, परंतु यह संसाधनों के अधिकतम दोहन में सहायक भी है ना। विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के लिए विदेशी निवेश आधुनिक तकनीकों का स्रोत है, जो उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता को भी बढ़ाने में उपयोगी। विदेशी निवेश को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है ना। पहला है फॉरेन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एफडीआई जिसे हम कहते हैं। दूसरा है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसे एफपीआई, है ना। तो पहले हम एफपीआई देख लेते हैं क्या होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये अल्पकालिक अवधि का विदेशी निवेश है ना। सामान्यतः यह निवेश शेयर बाजार में किया जाता है, इसकी प्रवृत्ति अस्थायी होती है। सेबी के अनुसार यदि किसी विदेशी निवेशक को निवेश के परिणाम स्वरूप किसी कंपनी के 10% या उससे कम शेयर प्राप्त हो जाए तो उस निवेश को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है ना। यदि यह निवेश
है ना। यदि यह निवेश विदेशी संस्थाओं द्वारा किया जाता है तो उसे विदेशी संस्थागत निवेश कहते हैं, है ना। अब आता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। वो वो विदेशी निवेश जिसके अंतर्गत विदेशों से विदेशी मुद्रा के साथ साथ नई तकनीक और प्रबंधन कौशल का भी आगमन होता है, उसे एफडीआई कहते हैं, है ना। इसका उद्देश्य घरेलू अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना होता है तथा इसके माध्यम से लाभ अर्जित किया जाता है ना। एफडीआई दीर्घकालिक प्रवृत्ति का निवेश है तथा एपीआई की तुलना में अधिक उपयोगी है या अधिक स्थायी है ना। सेबी के अनुसार यदि किसी विदेशी निवेशक को निवेश के बाद किसी कंपनी में 10% से अधिक की हिस्सेदारी प्राप्त हो तो उसे एफडीआई कहते हैं ना। जैसे एपीआई और एफडीआई में मुख्य अंतर ये है कि एपीआई में क्या होता है, 10% से कम निवेश होता है, जबकि एफडीआई में 10% से अगर अधिक का निवेश हो जाता है तो उसे एफडीआई की श्रेणी में मानने लगते हैं ना। भारत में एफडीआई आगमन के दो रूट है। पहला है गवर्नमेंट रूट जिसे दिल्ली रूट भी कहते हैं, दूसरा है ऑटोमेटिक रूट, इसे मुंबई रूट भी कहते हैं ना। गवर्नमेंट रूट में क्या होता है, निवेश करने से पहले अनुमति लेती है, परंतु ऑटोमेटिक जिसे मुंबई रूट कहते हैं निवेश के बाद सूचना देनी रहती है। हाल ही में सरकार ने एफडीआई को प्रोत्साहित करने के लिए एफआईपीबी फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है ना, एफआईपीबी ये था, इसको समाप्त करने की घोषणा की। क्यों की है? क्योंकि जो ये बोर्ड था, अब क्या होता है कि जो एफडीआई वगैरह या एपीआई जिसकी भी अनुमति थी वो ऑनलाइन दी जाने लगी है ना। ऑनलाइन वगैरह हो गया है बहुत कुछ, तो अब जब ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है वो सारी चीजें, तो फिर इस बोर्ड का ज्यादा महत्व नहीं बचा है, इसलिए इसको समाप्त करने की घोषणा की गई है ना। तो अब सरकार इसका उद्देश्य व्यापार सुगमता प्रोत्साहित करना है ना। एफआईपीबी का एफआईबीबी को समाप्त करने का उद्देश्य क्या है कि अब व्यापार सुगमता बढ़ा देना चाहिए ज़्यादा। आपको पता होगा कि जैसे रेड टेप इसमें से कहते हैं, लाल फीता था, इसे कम करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार का तर्क है कि एफडीआई को अनुमति देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की गई है, अतः पृथक रूप से संस्था की आवश्यकता नहीं है। भारत में एफडीआई नीति अपनाने का कार्य डीआईपी है ना, अब इसका नाम बदल दिया गया है, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या रखा है ना, द्वारा किया जाता है ना। एफडीआई को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, एक होता है ब्राउन फील्ड और एक होता है ग्रीन फील्ड, है ना। देखो जब कोई नई इकाई को लगाया जाएगा तो वो ग्रीन फील्ड के तहत आता है ना। इसके अंतर्गत रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे, तकनीकें ज्यादा होंगी, और अगर किसी पहले वाली इकाई में अगर निवेश किया जाता है तो उसे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है ना। ब्राउन फील्ड देख लेते हैं, इसके अंतर्गत विदेशी निवेशक के द्वारा पूर्व में संचालित किसी आर्थिक इकाई में निवेश किया जाता है, जबकि ग्रीन फील्ड में जैसे मैंने बताया था, इसके अंतर्गत विदेशी निवेशक के द्वारा किसी नई आर्थिक इकाई की स्थापना की जाती है। परिणाम स्वरूप ब्राउन फील्ड एफडीआई की तुलना में रोजगार के अधिक अवसर सृजित होने की संभावना रहती है। किसमें? ग्रीन फील्ड में ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त। एफडीआई की आवश्यकता क्यों है? भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अवस्था में है तथा भारत के पास पूंजी का अभाव है, अतः आधुनिक तकनीक को आकर्षित करने के लिए भारत को विदेशी पूंजी की आवश्यकता है। भारत में उपलब्ध संसाधनों जिसके अंतर्गत भूमि श्रम आता है का अधिकतम दोहन करने के लिए आधुनिक तकनीक की आवश्यकता है। इस संदर्भ में भारत को विदेशी पूंजी की आवश्यकता है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का अवसंरचना क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, परिणाम स्वरूप आर्थिक समृद्धि दर पर विपरीत प्रभाव होता है, अतः आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए पूंजी की कमी की समस्या को एफडीआई के माध्यम से ही निपटाया जा सकता है। अत्यधिक जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादकता में भी वृद्धि की आवश्यकता है तथा यह कार्य तकनीकी सुधार के द्वारा ही किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से भी एफडीआई आवश्यक है। वैश्वीकरण के युग में उपभोक्ता की मांग में निरंतर परिवर्तन आता है, अतः मांग के अनुसार आपूर्ति करने के लिए तकनीक में सुधार की आवश्यकता है तथा यह कार्य विदेशी पूंजी द्वारा ही किया जा सकता है। एफडीआई में बाधाएं कौन कौन सी आती है? जैसे भूमि अधिग्रहण की समस्या बनी रहती है, अकुशल अकुशल श्रम होता है,
पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी से देरी होती है, जटिल श्रम कानून होते हैं, न्याय में देरी, है ना, जटिल कर संरचना। ठीक है, जटिल का अब तो जीएसटी आ चुका है, परंतु फिर भी कभी कभी जैसे जीएसटी नंबर जनरेट करना, पंजीकरण कराना है, अभी भी चैलेंजेस बने हुए हैं। नीतिगत पंगुता, कर आतंकवाद, टैक्स टेररिज्म कहते हैं, भूत लक्ष्य कर प्रणाली, है ना, लाल फीताशाही जिसे हम रेड टेपिज्म कहते हैं, है ना। काफी चीजों में अभी मतलब सुधार कर दिए हैं सरकार ने, परंतु फिर भी चैलेंजेस बने हुए हैं। आधारभूत अवसंरचना का अभाव है। अब एफडीआई के लाभ हानि हम देख लेते हैं ना। एफडीआई से क्या होता है, विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि होती है। अगर लाभ को देखें तो नई तकनीक एवं प्रबंधन कौशल का आगमन, परिणाम स्वरूप उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है। रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन होता है। उत्पादन में वृद्धि के द्वारा मांग और आपूर्ति के अंतर अंतर नियंत्रित, परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति दर में कमी आती है ना, मतलब नियंत्रण होता है मुद्रास्फीति में, उत्पादन में अगर वृद्धि होगी। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के द्वारा किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य उपलब्ध कराया जा सकता है। निर्यात में वृद्धि की संभावना के परिणाम स्वरूप करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आ सकती है। हानि क्या है एफडीआई की, भारत की घरेलू आर्थिक इकाई या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि उनके पास तुलनात्मक रूप से संसाधनों का अभाव है। देखो इसका एक मैं उदाहरण बताता हूँ। जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तो जब ब्रिटिश ब्रिटिश लोग भारत आए, तो भारत में जो देसी हस्तशिल्प उद्योग थे उनका पतन हो गया। पतन क्यों हो गया, कि विदेशी वस्तुएं भारत आने लगी, है ना। विदेश अमेरिका में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, जो वहाँ पे नया कौशल तकनीकी ज्ञान बढ़ रहा था, तो हाँ इतनी चीजें सस्ती बन रही थी और अच्छी बन रही थी। भारत के जो हस्तशिल्प निर्माता थे वो उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया था, इसलिए हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया था। सेम टू सेम अगर वर्तमान में हम देखें, अगर एफडीआई ज्यादा आने लगेगा तो विदेशी तकनीक, विदेशी चीजें भारत में आ जाएगी। अब विदेश तो अभी भी जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, अमेरिका को अगर हम देखें विशेष रूप से, तो अभी काफी समृद्ध है, वहाँ की मशीनरी यहाँ पे आ जाती है, तो भारत के अगर जो देसी उद्योग है या देसी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा पिछड़ सकती है ना। तो ये चीज काफी चैलेंजिंग है। अनौपचारिक क्षेत्र में बेरोजगारी में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि उनको कोई विदेशी संस्था आएगी तो यहाँ पे कौशल आधारित लोगों को ही रोजगार देगी, तो जो अकुशल श्रमिक है वगैरह है, तो उनके सामने चैलेंज उत्पन्न हो सकता है। उपभोक्तावादी संस्कृति को प्रोत्साहित, परिणाम स्वरूप बचत और निवेश दर में कमी आई, है ना। जैसे डोमिनोज हो गया, पिज्जा, इस तरह के इंस्टॉल हो गया। फिर उपभोक्तावादी संस्कृति, है ना, विलासितावादी जीवन जीने के लिए आतुर हो जाएंगे और लगभग बचत और निवेश दर कम होने लगेगी, तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। अब एक प्रश्न आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एफडीआई की आवश्यकता को पुष्टि कीजिए, है ना। जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में हमें, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के ले जाना है ना, $5 ट्रिलियन के ले जाना है, तो उसमें एफडीआई की कितनी आवश्यकता है। हस्तांतरित समझौता ज्ञापन और वास्तविक एफडीआई में क्या अंतर है ना। हस्तांतरित समझौता ज्ञापन और वास्तविक एफडीआई के बीच क्या अंतर है ना, अंतर क्यों है। भारत में वास्तविक एफडीआई बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम बताइए या सुझाइए, है ना। तो ये एक आप मेंस के हिसाब से प्रश्न लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका आंसर में आगे, जो आगे कंटेंट आ रहा है उसमें आपको मिल जाएगा। क्षेत्रीय व्यापार समझौते के बारे में पढ़ेंगे। जब दो या दो से अधिक देश एक क्षेत्र विशेष में परस्पर अपने व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता करते हैं, तो उसे क्षेत्रीय व्यापार समझौता कहते हैं। वर्तमान में आर्थिक समृद्धि दर को तीव्रता से बढ़ाने के लिए इन समझौतों की प्रासंगिकता बढ़ रही है। इसके निम्नलिखित कारण कौन कौन से कारण है। बहुपक्षीय व्यापार समझौतों से निराशा हो रही है। विकसित एवं अल्पविकसित देशों के मध्य अत्यधिक आर्थिक असमानता होने के कारण अल्पविकसित देशों को बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौते का लाभ नहीं मिल पाता। अतः ये देश क्षेत्रीय व्यापार समझौते में अधिक रुचि ले रहे हैं। संरक्षणवाद, वैश्वीकरण के विपरीत विकसित अर्थव्यवस्थाएं अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए जो नीति अपना रही है उसे संरक्षणवादी नीति कहते हैं। इस नीति के अंतर्गत
टेरिफ एवं गैर टेरिफ बाधाओं में वृद्धि करके आयात पर नियंत्रण तथा घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। परिणाम स्वरूप विकासशील एवं अल्प विकसित देशों को हानि होने लगती है। इस हानि को न्यूनतम करने के लिए क्षेत्रीय व्यापार समझौतों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रयोग किया जाता है? क्षेत्रीय व्यापार समझौतों का प्रयोग किया जाता है। नए बाजार की उपलब्धता। वर्तमान आर्थिक युग में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की मांग विस्तृत हो रही है, जिसके कारण बाजार में उत्पादन और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इन अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को प्राथमिकता दी जाने लगी। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय व्यापार समझौता किस किस प्रकार के होते हैं। पहला आता है अधिमान्य या वरीयता व्यापार समझौता। इसे हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। जब दो या दो से अधिक देश विशिष्ट उत्पादों से संबंधित व्यापारिक बाधाओं को करने का प्रयास करने का समझौता करते हैं तो उसे वरीयता व्यापार समझौता कहते हैं। इसके अंतर्गत जिन वस्तुओं से संबंधित बाधाओं में कटौती की जाती है उस सूची को सकारात्मक सूची कहते हैं, है ना। अर्थात इसमें जिन सूची पर व्यापार करना, मतलब जिन वस्तुओं पर व्यापार करना होता है, इसकी एक सकारात्मक सूची बना ली जाती है कि इससे इन चीजों पर हम अपना सुविधाएं प्रदान करेंगे एक दूसरे देश को, है ना। इस समझौते का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करके व्यापार को प्रोत्साहित किया जाता है ना। फिर आता है हमारा मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत सदस्य देश वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ाने के लिए टेरिफ और गैर टेरिफ बाधाओं को समाप्त करने का समझौता करते हैं। जिन वस्तुओं से संबंधित ये समझौता लागू नहीं होता है उनकी सूची को नकारात्मक सूची कहते हैं। अर्थात नकारात्मक सूची में शामिल मदों पर टेरिफ और गैर टेरिफ बाधाएं समाप्त नहीं किया जाता है ना। जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, एक सकारात्मक सूची बनाई जाती है, पॉजिटिव, इन्हीं चीजों पर व्यापार होगा। जबकि एफटीए में क्या होता है, एक नकारात्मक सूची बनाई जाती है और कहा जाता है कि इन सूचियों को छोड़कर जो भी बची, इन सूचियों की वस्तु और सेवाओं को छोड़कर अन्य जो भी बची हुई हैं उन पर हम जो व्यापार को आसान बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। कुछ वस्तुएं रोक दी जाती है, उसमें नेगेटिव सूची बनाई जाती है, जबकि इसमें पॉजिटिव सूची वाली ही विषयों पर कार्य किया जाता है। अधिमान्य समझौतों के अंतर्गत उन वस्तुओं की सकारात्मक सूची होती है जिसमें संबंधित बाधाओं को कम किया जाता है, जबकि एफटी के अंतर्गत उन वस्तुओं और सेवाओं की नकारात्मक सूची होती है जिनसे संबंधित बाधाओं को कम नहीं किया जाता है। इस प्रकार एफटीए पीटीए की तुलना में अधिक व्यापक है ना। एफटीए ज्यादा बड़ा है ना, इस हिसाब से। अब आता है सीमा शुल्क संघ, कस्टम यूनियन। इसके अंतर्गत सदस्य देश मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखते हैं, अर्थात आपसी व्यापार पर बाधाओं को समाप्त करने तथा गैर सदस्य देशों के साथ एक समान आयात नीति का प्रयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप कस्टम यूनियन न केवल आपसी व्यापार को शुल्क मुक्त बनाता है बल्कि गैर सदस्य देशों के साथ एक समान नीति अपनाने को भी प्रोत्साहित करता है ना। मतलब जो इस सीमा शुल्क संघ के अंतर्गत जो सदस्य होते हैं उनके साथ एक नीति अपनाती है और जो भी बचे हुए देश है उनके साथ अलग नीति अपनाई जाती है। फिर आता है हमारा साझा बाजार, है ना, कॉमन मार्केट। इसके अंतर्गत विभिन्न सदस्य देश कस्टम यूनियन की स्थापना करते हैं तथा सदस्यों के मध्य उत्पादन के कारकों का मुक्त प्रभाव होता है ना। उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक मैंने जैसे बताया था, श्रमिक वगैरह हो गया, उद्यमशीलता हो गई, है ना, ये चीजें, पूंजी हो गई। परिणाम स्वरूप सदस्यों के मध्य बिना किसी अवरोध के तकनीक का हस्तांतरण होता है। ठीक है, ये साझा बाजार होता है। अब आता है हमारा इकोनॉमिक यूनियन, आर्थिक संघ। ये एक प्रकार का साझा बाजार है। इस संघ के सदस्य परस्पर अपनी आर्थिक नीतियों को साझा करने का समझौता करते हैं, अतः सभी सदस्य परस्पर एक दूसरे के साथ राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेशी व्यापार नीति आदि को साझा। इस प्रकार आर्थिक संघ न केवल संसाधनों की साझा करता है बल्कि व्यापक स्तर पर अपनी नीतियों को भी साझा करता है ना। आर्थिक संघ जैसे यूरोपीय यूनियन
है ना, एक दूसरे यूरोपियन यूनियन जो के देश हैं जो अपनी नीतियां भी एक दूसरे देशों के साथ साझा करते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें सकारात्मक सूची बनाई जाती है जिन वस्तुओं पर व्यापार होता है। फिर आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें नकारात्मक सूची बनाई जाती है जिन पर व्यापार नहीं किया जाता है ना। कस्टम यूनियन होता है। इसमें क्या होता है कि जो गैर सदस्य देश है उनके साथ एक समान नीति अपनाई जाती है। ठीक है। फिर आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या होता है, कारकों का मुक्त प्रभाव होता है जो मैंने बताया था। और फिर आता है इकोनॉमिक यूनियन। इसमें क्या होता है, नीतियों को साझा किया जाता है ना। ये सब चीजें तो होती है सही, इसके साथ साथ नीतियों को भी साझा किया जाता। अब आता है व्यापक आर्थिक सहयोग, सहयोग समझौता और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, है ना, CECA CEPA, है ना। दोनों समझौते सदस्य देशों के बीच आर्थिक लेनदेन को अधिक व्यापक करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। CECA सदस्यों के मध्य सदस्य, CECA है ना, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता सदस्यों के मध्य आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। जबकि CEPA है ना, पार्टिसिपेटरी वाला, आर्थिक भागीदारी को बढ़ाता है ना। एक सहयोग करता है, भागीदारी बढ़ाता है। आर्थिक भागीदारी का तात्पर्य केवल व्यापार को सुगम बनाना ही नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत नियामकीय दृष्टिकोण से भी नियमों को सरल किया जाता है। सामान्यतः 2 या 2 से अधिक देश पहले CECA पर हस्ताक्षर करते हैं तथा यदि समझौता दोनों के मध्य सुचारू रूप से चलता है तो आर्थिक व्यापार को अधिक बढ़ाने के लिए CEPA को लागू करते हैं। मतलब पहले CECA पर हस्ताक्षर होंगे, फिर अगर ये सही रहता है तो CEPA पार्टिसिपेटरी वाले पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। ये दोनों समझौते वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त व्यापार के साथ साथ निवेश, तकनीक का आदान प्रदान, बौद्धिक संपदा अधिकार पर भी लागू होते हैं। इस प्रकार दोनों समझौते FTA की तुलना में अधिक व्यापक होते हैं, है ना। तो ये हमने बाह्य क्षेत्र जिसके अंतर्गत बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह के बारे में पढ़ा है। अगले वाली वीडियो हम लोक वित्त के बारे में पढ़ेंगे, है ना, पब्लिक फाइनेंस जिसके अंतर्गत हम बजट वगैरह। तब तक के लिए नमस्कार।